जो आपने प्यार दिया, समर्थन दिया, सबसे पहले तो उसके लिए शुक्रिया। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि मेरे द्वारा जो फिल्म्स के लिए टिप्स दिए गए थे वो आप में से कई लोगों के लिए सीधे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी मददगार रहे। कमेंट और पर्सनल मैसेज के जरिए आपका जो प्यार मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि अब हमारा अगला पड़ाव जो है मुख्य परीक्षा है और मैंने लगातार 3 मेंस लिखे हैं और जिनमें 22-23 का रिजल्ट जारी हो चुका है और 24 के मेंस का रिजल्ट का मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे अपने अनुभव के आधार पर कुछ टिप्स या सही स्ट्रेटजी शेयर करनी चाहिए मेंस के रिगार्डिंग। तो चूँकि मैंने तैयारी खुद से की है, केवल मेंस आंसर राइटिंग के लिए मैंने एक संस्था में राकेश सर की मेंटरशिप में हेल्प ली हुई है। तो जो लोग सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं या कोचिंग की पारंपरिक स्ट्रेटजी पर डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये मुझे अपने अनुभव के आधार पर अब कुछ टिप्स शेयर करने उचित लगा, जिससे कि उन लोगों को मदद मिल सके और मेंस निकालने में जो चैलेंजेस आते हैं उससे लोग ओवरकम कर सकें। तो लेकिन मैं यहाँ पे एक सावधानी भी बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है न्यू कमर्स के लिए उतनी हेल्पफुल नहीं होगी। ऐसे लोग जिन्होंने कभी एक आध बार मेंस का सिलेबस कवर किया हुआ है तो उनके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो एटलीस्ट आप सिलेबस से तो थोड़ा वाकिफ़ हो ताकि आप स्ट्रेटजिकली चीज़ों को समझ सकें। तो जैसा कि अपन ने पिछली वीडियो में भी बात कर चुके थे कि हर एक स्टेज की अपनी एक पद्धति होती है। प्री आपको निकालना है तो आपको स्मार्ट वर्क चाहिए होता है, तो मेंस निकालना है तो क्या चाहिए, आपको हार्ड वर्क चाहिए होता है। तो ये इस स्टेज पर आकर आप दूसरे कैंडिडेट से अलग दिख सकते हैं, बशर्ते आप अपने जो जीवन की सबसे कड़ी मेहनत करने को तैयार हो। क्योंकि मेंस यदि आपको निकालना हो तो इसका एक ही फॉर्मूला है, वो है हार्ड वर्क। इसके अलावा इसमें और कोई तरीका है नहीं। तो अब इसमें कुछ स्ट्रेटजी में हमें कुछ पैरामीटर सेट करने होंगे कि किन किन पैरामीटर्स पे हम बात करने वाले हैं और उस आधार पर हम मैं अपने अनुभव साझा करूँगा। तो जैसे कि पैटर्न, पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारे मुख्य परीक्षा का पैटर्न क्या हो गया है। क्योंकि 2024 में नया सिलेबस आया है और 25 में उसके उस आधार पर दूसरी परीक्षा होने वाली है। तो चूँकि और आप सभी को पता है कि अब जीएस के 4 पेपर हैं, हिंदी है, एसए का पेपर है, टोटल 6 पेपर हैं। इसमें मेंस के मार्क्स हैं 1500 और अब इंटरव्यू के मार्क्स हो गए हैं 185 मार्क्स। तो चूंकि पैटर्न जब पता होगा, सिलेबस जब पता होगा तो स्ट्रेटजी डिसाइड तभी होगी। इसलिए सिलेबस को आप ये मान लें कि वो आपकी गीता है और नियमित रूप से इसे देखें, इसका अध्ययन करें, उसे समझने की कोशिश करें। सबसे पहला पॉइंट तो यही था। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा की फोकस क्या होना, हमारी पूरी स्ट्रेटजी का की फोकस होते हैं। आपको वो की फोकस डिसाइड करने होंगे। जैसे कि मुझे लगता है कि सबसे पहला फोकस होना चाहिए सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट कवर करना। उसमें कवर करने में एक तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए, नो डाउट, साथ साथ डेटा पर भी आपकी पर्याप्त पकड़ होनी चाहिए। और इसके अलावा दूसरे स्तर पर आपको PYQ की भी अच्छी समझ होनी चाहिए। आपको किसी एक रेफरेंस बुक यूज करना चाहिए, उसमें जितने भी ईयर्स के PYQ हैं, यदि वो सेक्शन वाइज मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो पेपर वाइज आप खुद ही निकाल लीजिए। तो PYQ भी जैसे प्रीलिम्स में हमें PYQ से मदद मिली है, उससे दुगनी मदद PYQ से हमें मेंस में मिलने वाली है ना। तीसरा इसमें एस्पेक्ट होगा की फोकस का कि आंसर राइटिंग स्किल इम्प्रूव करना, है ना। और उसके अलावा उसमें आंसर राइटिंग स्पीड कैसे मेंटेन करनी है। तो मुझे लगता है यदि आप ये फोकस एरियाज रखेंगे तो मेंस जो है निकालने में ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेबस का एनालिसिस और प्रायोरिटी टॉपिक कैसे डिसाइड किया जाए। तो सिलेबस और PYQ को देखने के बाद आपको एक पैटर्न पकड़ आएगा। तो जब आप ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे और PYQ का एनालिसिस करेंगे कौन सा क्वेश्चन आता है 2-3 मार्कर, 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर में, तो आप देखेंगे एक पैटर्न ऑटोमेटिकली, मतलब उसके लिए कोई अलग बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं है। आपको एक अलग ही पैटर्न पकड़ आएगा। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो उसमें से मैक्सिमम आप 50% गेस कर सकते हैं कि हाँ ये आ सकते थे, बट जो बाकी 50% है वो अनगेसेबल होते हैं, थोड़े से अलग लेवल के होते हैं जो सीधे हमें एग्जाम में फेस करने होते हैं। 7 मार्क्स में आप देखेंगे
तो ये रेशो बढ़ जाता है। आप 60 से 70% क्वेश्चन गेस कर सकते हैं, टॉपिक गेस कर सकते हैं कि ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप इसके अलावा देखेंगे 10 मार्क्स में, तो ये एकमात्र ऐसा सेक्शन है जहाँ आप 95% तक क्वेश्चन गेस कर सकते हैं कि 10 मार्क्स में क्या क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये कैसी अनप्रेडिक्टेबल सी बात है, लेकिन जब आप PYQ देखेंगे और थोड़े आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पैटर्न आसानी से पकड़ में आ जाएगा। और आप देखेंगे कि 7 और 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो जो PYQ आए हुए हैं वो 60 से 70% टॉपिक सिमिलर टॉपिक है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन है, उस पर जो क्वेश्चन आते हैं हर साल आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पॉलिटी में आपको फंडामेंटल राइट से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो 7 मार्कर में हो चाहे 10 मार्कर में हो। तो ऐसे आपको पैटर्न पकड़ में आएगा हर पेपर के हर टॉपिक का। तो इस आप प्रायोरिटी टॉपिक्स आप इस आधार पर स्वयं ही जान सकते हैं। ये मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए एक काम देता हूँ, आप इसको स्वयं करके देखिए, आप महसूस करेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और इससे जो आपको लाभ होगा वो शायद अभी आप उतना नहीं समझ पाए, लेकिन जैसे ही मेंस आप दे देंगे 6 के 6 पेपर देने के बाद यदि आपका मेंस अच्छा जाएगा तो आप इसके लाभ को बहुत अच्छे से महसूस कर पाएंगे, है ना। अब हमें इसमें ये देखना है कि स्कोरिंग एरियाज कैसे डिसाइड किए जाए, है ना। और पेपर 1, 2, 3 में जो है यदि आपको स्कोरिंग एरियाज देखने हैं तो उसके लिए क्या रणनीति अपनाई जाए। वैसे हम सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट जाकर भी देख सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी हमारे पास समय कम है, 90 डेज लगभग मेंस के बचे हुए हैं, तो हमें ये देखना होगा कि एक सबसे पहले आपको यदि स्कोर करना है मेंस में तो सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें कवर होनी चाहिए, हर पॉइंट पे आपके मैक्सिमम डायमेंशन क्लियर होने चाहिए। दूसरा कि आंसर राइटिंग स्किल पर पर्याप्त काम किया जाना चाहिए। और जो चूंकि पेपर 1, 2, 3 नेचर में GS पेपर है, तो इसके लिए क्वालिटी कंटेंट लगभग सभी का बराबर होता है, तो इसमें एवरेज मार्किंग सभी, यदि किसी ने पेपर पूरा अटेम्प्ट किया है और ठीक ठाक क्वालिटी दी है तो एवरेज मार्किंग सभी की हो जाती है। लेकिन जो पेपर अलग बनाते हैं वो होते हैं एथिक्स का, हिंदी का और ऐसे का पेपर। ये 3 पेपर डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन अंदर किस रैंक पर हो रहा है कि नहीं। तो ये आपको कैसे, मतलब ये 3 पेपर आपको कैसे अलग बना सकते हैं। और यदि आपने ये तीनों को अच्छा कर लिया, जिसमें मैं अपनी स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा, क्योंकि ये तीन पेपर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें मात्र 2 मिनट 5 मिनट से काम नहीं बनेगा, इसमें मुझे एक लंबा सेशन लेना होगा। तो मेंस में और फाइनल सिलेक्शन में आपको कोई बड़ी बाधा नहीं आएगी, इस पर मैं एक सेपरेट सेशन करने का प्रयास करूंगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए मैं कह सकता हूँ कि ये 3 पेपर आपके एंट्री डिसाइडर होंगे कि आप PSC के इंटरव्यू राउंड में पहुंचने वाले हैं कि नहीं। इसके बाद हम बात करें कि हमें पेपर वाइज क्या अप्रोच रखनी है। तो चूंकि आप मतलब मैं ये कहूँ कि हर सब्जेक्ट की अपनी एक आत्मा होती है। आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा लें, यदि और आपने उस आत्मा को पकड़ लिया, आपने उसे पहचानना सीख लिया, तो ये यकीन मानिए कि आप जो कभी 15-20 नंबर से आप बाहर होते हैं, कभी बाउंड्री पे नंबर मेंस नंबर होने से बाहर होते हैं, कभी कोई सिमिलर क्वेश्चन में कोई अच्छा डाटा नहीं डाल पाते हैं, वो कमी इस चीज़ से दूर हो सकती है कि आप सब्जेक्ट की सिर्फ आत्मा जानना सीख लें। फॉर एग्जांपल कैसे, मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ कि हिस्ट्री का जो पेपर है, आप खुद से सवाल पूछिए, खुद से जानिए कि हिस्ट्री की आत्मा क्या होती है। हिस्ट्री की आत्मा होती है उसका सन, उसकी डेट, उसके स्थान, है ना। और हिस्टोरियन के जो कोट्स होते हैं कि रामचंद्र गुहा ने क्या कहा है या अदर हिस्टोरियंस ने क्या कहा है ना। ऐसे ही ज्योग्राफी की आत्मा क्या होती है, ज्योग्राफी की आत्मा होती है मैपिंग और उसकी टर्मिनोलॉजीज, जो जैसे कि आप उबड़ खाबड़ को उबड़ खाबड़ ना बोल के उच्चावच बोले, तो इससे वो एक ज्योग्राफी की टर्म है, इससे मार्क्स मिलेंगे, है ना। बिना इसके एग्जामिनर आपको जो कॉपी चेक कर रहा है वो खुद एक प्रोफेसर है, और यदि आपने उसको सब्जेक्ट की आत्मा के दर्शन नहीं कराए तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। और इसके अलावा पॉलिटी में बात करें तो पॉलिटी की आत्मा होती है, आर्टिकल्स होते हैं, करेंट के एग्जाम्पल्स होते हैं। सोशियोलॉजी में जो थिंकर्स होते हैं, सोशियो थिंकर्स, उनके नेम, उनके कोट, उनकी डेफिनेशंस और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ये उसकी आत्मा होती है।
इकोनॉमी में अपडेटेड डाटा और इकोनॉमिक सर्वे का यूज़ करना, और माइक्रो डायग्राम्स बनाना, फ्लो चार्ट, बार डायग्राम, ये उसकी आत्मा होती है। साइंस में डायग्राम और एक साइंटिफिक लैंग्वेज होती है, वो उसकी आत्मा होती है। एथिक्स में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है लेटेस्ट एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल जैसे कि आप इंटेग्रिटी या लीडरशिप में किसका उदाहरण, रतन टाटा जी का उदाहरण दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी इनका नाम चर्चा में था, है ना। इसके अलावा एथिक्स में एग्जैक्ट डेफिनेशन आप उसकी आत्मा होती है ना। और कुछ रियल लाइफ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुरहानपुर की जो कलेक्टर मैम रही हैं, भाव्या मैम, उन्होंने बुरहानपुर को 100% नल से जल डिस्ट्रिक्ट बनाने में काम किया। तो जब ऐसे उदाहरण आप एथिक्स के पेपर में डालते हैं, तब उस एथिक्स की आत्मा या एथिक्स का जो दर्शन है वो एग्जामिनर तक पहुंचता है, तब जाके आपके नंबर खींचते हैं, है ना। हिंदी में एक व्याकरणीय भाषा होनी चाहिए और ग्रामर की मिस्टेक नहीं ही होनी चाहिए। ऐसे आपकी सिस्टमेटिक थॉट प्रोसेस को दर्शाना चाहिए, ऐसा ना हो जो बिखरा सा लगे। और साथ में यदि आप इसमें करंट के जो सिनेरियो में चल रहा है आसपास, सोसाइटी में, साइंस में, पॉलिटिकल सिचुएशन में, और यदि आप इससे लिंक करने की क्षमता उसमें दर्शा पाते हैं, तो यकीन मानिए आप ऐसे में भी स्कोर करके जाएंगे। तो ये एक ओवरऑल पेपर वाइज अप्रोच है कि आपको वहाँ पे क्या नज़रिया रखना है। अब यदि मैं बात करूं कि अभी चूंकि हमारे पास 90 दिन है, मेंस में ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। 90 दिन में हमें 6 पेपर कवर करना है और उसका रिवीजन और उसकी आंसर राइटिंग भी करना है। तो इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं पिरामिड शेप स्ट्रेटजी का प्रयोग करता हूँ। अब पिरामिड शेप स्ट्रेटजी में जब बनाता हूँ तो उसमें मैं ये ध्यान रखता हूँ कि मेरे पास जितने दिन हैं वो पिरामिड के शेप में जाए, मतलब कि जो बेस है वहाँ पे मैं ज़्यादा समय दूँ, फिर उस समय को धीरे धीरे कम करते हुए पॉइंट पे लाके सिलेबस को मैं पिन पॉइंट कर दूँ। ये मेरी स्ट्रेटजी रहती है ना। अब जैसे कि हमारे पास अब पैटर्न ये है कि 2 मार्कर क्वेश्चन आने हैं, 7 मार्कर क्वेश्चन आने हैं और 10 मार्कर क्वेश्चन आने हैं। तो हमें इस पर क्या नज़रिया रखना है ना। 2 मार्क्स, चूँकि पहले 3 मार्क्स का वेटेज था, 1 नंबर ज़्यादा था, परंतु अब 2 का है। तो पहले हम जहाँ इसे 1 मिनट पर क्वेश्चन दे रहे थे, तो अब हमें इसको 15 मिनट से लाके करना होगा 12 मिनट में। क्यों करना होगा, इसका कारण मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब हमें स्ट्रेटजी बदलनी होगी। एक तो 2 मार्क्स में कंटेंट अब उतना ही देना है कि 2 लाइन 3 लाइन जो मिल रही है, कंटेंट उतना ही दिया जाना है। और दूसरा कि अब उसे 12 मिनट के अंदर खत्म करना है। तो ये एक चैलेंजेस है। इसके लाभ क्या होंगे? कि लाभ ये होंगे कि आप ऑल क्वेश्चन कवर कर पाएंगे कि जो 2 मार्क्स का वेटेज हो उस हिसाब से सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और इसका लाभ आपको अगले पोर्शन पे समझ में आएगा 7 मार्कर में। क्यों आएगा मैं आगे उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। और एक बेहतर आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे 7 मार्कर में। जैसे कि चूंकि पहले इसका वेटेज था 5 नंबर का, अब हो गया ये 7 नंबर का। सबसे ज़्यादा वेटेज बिकॉज अभी आप देखेंगे कि 24 के मेंस में जो कॉपी आई थी 7 मार्कर के लिए 9 से 10 लाइन दी गई थी। और वहीं हम देखेंगे जब 10 नंबर के लिए 2 पेज दिए गए, तो जिसमें लगभग 22 लाइन एक पेज में होती है, लगभग 40 लाइन के आसपास 2 पेज में थी। तो सोचिए आपको 10 लाइन लिखने से जहाँ 7 नंबर मिल सकते हैं, वहीं 40 लाइन लिखने से आपको मैक्सिमम 10 नंबर मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किसका वेटेज अब ज़्यादा हो गया है। 7 मार्कर में जो स्कोर करेगा वही आगे मेंस में लीड भी करेगा। तो आप कैसे स्कोरिंग इसको बना सकते हैं 7 मार्क को? तो आपको ये यहाँ 3 चीज़ें ध्यान रखनी होगी। टाइम से आप इसे कवर करना होगा, तीसरा अच्छा कंटेंट देखना होगा, तीसरा डाटा अपडेटेड देना होगा। अभी जो मैं 2 मार्क्स में टाइम बचाने का वो कह रहा था, वो इसलिए कह रहा था क्योंकि आपको 7 मार्कर में अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना होगा ताकि आप बेहतर स्कोर कर सकें। और यदि आपने सिलेबस कवर किया है तो आप इसको 2 तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि 7 मार्कर के क्वेश्चन में आप 50 to 70% क्वेश्चन गेस कर सकते हैं कि किस टॉपिक से आ सकते हैं। ये PYQ के आधार पर आसानी से किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि जो 10 क्वेश्चन आए 7 मार्कर के, उसमें से 7 क्वेश्चन आपको अच्छे से बन रहे होंगे यदि आपने प्रॉपर मेहनत की है। और 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो या तो कठिन होंगे या जिसका आपके पास कंटेंट उतना अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे में आपको यहाँ पे 2 स्ट्रेटजी लगानी होगी कि जो क्वेश्चन अच्छे से बन रहे हैं, जो 70% अच्छे से बन रहे हैं, वहाँ पर आपको प्रॉपर टाइम देना होगा 3 से 4 मिनट का, जो हम 7 मार्कर के लिए डिसाइड है 3 घंटे में। तो 4 मिनट पर क्वेश्चन देना होगा। और फिर बाकी जो 3 से 4 क्वेश्चन बच रहे हैं जो कठिन है या जिसमें आपके पास अच्छा कंटेंट नहीं है, उसमें आपको एवरेज लिखना होगा
क्यों? क्योंकि आप कितना ही उसमें समय देते हैं, क्योंकि आपका कंटेंट एवरेज है तो आपको नंबर भी एवरेज ही मिल रहा है। इससे अच्छा है कि वो टाइम आप अच्छे क्वेश्चन जो अच्छे से बन रहे हैं उसमें लगाइए, ताकि आपको 1-2 नंबर का और एज मिल सके। तो ये 7 मार्कर की स्ट्रेटजी है। 10 मार्कर में आपको क्या करना है, उसमें चूंकि टाइम लिमिट है कि 8 मैक्सिमम 9 मिनट में आपको वो क्वेश्चन खत्म करना होगा, यदि आपको 3 घंटे पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। तो वहाँ 10 मार्कर में जो सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है वो है प्रेजेंटेशन। यहाँ पे प्रेजेंटेशन आके सबसे ज़्यादा मायने रखाता है। क्यों? क्योंकि 2 और 7 मार्कर में हमारे पास प्रेजेंटेशन का उतना स्कोप नहीं होता है, लेकिन 10 मार्कर में चूंकि हमें 2 पेज मिलते हैं, इसलिए हमारे पास प्रेजेंटेशन के लिए पर्याप्त स्कोप रहता है। और तीसरा कि यहाँ पे आपकी असली आंसर राइटिंग स्किल शो होंगी। तो कारण इसका वही है कि 10 मार्कर में हमारे पास दायरा अधिक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे PYQ एनालिसिस जो आपने किया हुआ है, तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है बड़े टॉपिक से ही आते हैं। आप इसमें बाहर से क्वेश्चन नहीं देखेंगे, सिलेबस के ही जो टॉपिक हैं वहीं से आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। हिस्ट्री में आपको गुप्त से क्वेश्चन दिखाई देगा, पॉलिटिकल साइंस में आपको संविधान संशोधन जैसे टॉपिक से क्वेश्चन दिखाई देगा, है ना। ऐसे ही सोशियोलॉजी में परिवार जैसे संस्थाओं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इकोनॉमी में आपको आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और ऐसे ही कल्याणकारी योजनाएं, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे ही हर सेगमेंट के 10 मार्कर के क्वेश्चन लगभग फिक्स होते हैं कि ये एरियाज होंगे, तो वो PYQ के आधार पर आप आसानी से गेस कर सकते हैं। इसके अलावा 10 मार्कर में हमें पैटर्न का विशेष ध्यान रखना होता है कि इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन इसी फॉर्मेट में आंसर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा तो ये हमने देखा कि हम इसे कैसे स्कोरिंग बना सकते हैं 2, 7 और 5 और 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसको। इसके अलावा आप क्या करें, इसमें आप टू द पॉइंट आंसर करें, क्योंकि हमारे पास उतना स्कोप नहीं है कि हम पैराग्राफ्स में बात कर सकें और हमें मैक्सिमम डायमेंशन प्रोफेसर के दिमाग तक पहुंचाना है। तो आप टू द पॉइंट आंसर करें, और उसमें दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि विद करेंट का डाटा। आप करेंट के डाटा, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बना सकते हैं कि हम क्या सोर्सेज यूज़ करें जो हमें PSC के जो पारंपरिक दुनिया है इंदौर की या भोपाल की जो कोचिंग पारंपरिक रूप से दे रही हैं, उसके अलावा हम क्या बेहतर कर सकते हैं। जो कुछ UPSC लेवल की भी चीज़ें हम डाल सकते हैं इसमें, जो हमें सिलेक्शन में बहुत मदद करती है ना। आप फ्लो चार्ट यूज़ कीजिए अकॉर्डिंग टू डिमांड और अकॉर्डिंग टू टाइम अवेलेबल। फ्लो चार्ट मतलब चूँकि बच्चे या जो मेरे साथी हैं या जो जूनियर हैं, तो वो मुझसे पूछते हैं कि फ्लो चार्ट कैसे कितने यूज़ किए जाएँ। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आप कितने ही फ्लो चार्ट बिना एग्ज़ाम से पहले ही बनाना सीख लें। एग्ज़ाम में आपको मुश्किल से 3 या 4 ही फ्लो चार्ट, वो भी बहुत प्रैक्टिस यदि आपने की हुई है तो वो उतने ही काम आएंगे। इससे ज़्यादा फ्लो चार्ट वहाँ बनाने का ना समय होता है, ना ही ज़रूरत होती है, ना ही स्कोप होता है। तो इसके लिए आप बहुत 3-4 पैटर्न को आप पकड़ लें, वो भी तब यूज़ करें जो एक तो क्वेश्चन की डिमांड पूरी करें और दूसरा कि टाइम आपका बचाए। जहाँ आपको लग रहा है कि टाइम कम है तो आप फ्लो चार्ट की भाषा में बात कर सकते हैं। तो ऐसे आप बस 3-4 पैटर्न तैयार कर लें, रियल एग्जाम में वही काम आने हैं, है ना। इसके अलावा ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट की यदि मैं बात करूं, चूँकि मेंस अब लेंदी हो चुका है, 23 के सिलेबस की तुलना में 24 का मेंस जो है लेंदी रहा है, तो 25 का भी अब वैसे ही होने वाला है। तो हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि अब आंसर राइटिंग और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। वो पहले से ही थी लेकिन अब और ज़्यादा हो गई कि आप प्रैक्टिस कीजिए एनालॉग और डिजिटल दोनों वॉच के साथ। एनालॉग वॉच के साथ इसलिए कीजिए क्योंकि एग्जाम हॉल में एनालॉग वॉच आने वाली है, तो आपका पूरा माइंडसेट उस घड़ी के अनुसार चलेगा। और डिजिटल वॉच का इसलिए यूज़ कीजिए कि उससे आपको पता चलेगा कि आपकी 10 मार्कर की स्पीड कितनी है, 7 मार्कर की कितनी है, 2 मार्कर में कितने टाइम में आप खत्म कर पा रहे हैं। जब और ये एक दिन का काम नहीं है, जब आप इसको मॉनिटर करेंगे लगातार 15 दिन 20 दिन तक, तो आपको आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस इजीली समझ आ जाएगी कि मुझे कहाँ टाइम लग रहा है और कहाँ मुझे टाइम बचाना है ना। और एग्ज़ाम आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो उसमें बच्चे क्या करते हैं कि जो कोचिंग वगैरह में लगाते हैं वहाँ पर टेम्परामेंट ऐसा रख लेते हैं कि ठीक है कोचिंग का ही तो टेस्ट है। अब जब रियल एग्ज़ाम में बात आती है तो वहाँ चीज़ें अलग होती हैं, वहाँ प्रेशर होता है, दबाव होता है, तो जब चीज़ें अनबैलेंस हो जाती है तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना होगा कि जो आप एग्ज़ाम कोचिंग या अपने स्वयं के जगह पे टेस्ट लगा रहे हैं वही टेम्परामेंट रखना है जो एग्ज़ाम हॉल में रखने वाले हैं। यदि आप मिसमैच करेंगे तो उसका नुकसान आपको मेंस के एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आप कोई भी एक अच्छी सी आंसर राइटिंग बैच ज्वाइन करिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए।
और प्रैक्टिस अच्छे टेम्परामेंट से कीजिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप दूसरों की कॉपियों से सीखिए। जो अच्छी कॉपियाँ हैं वो क्यों अच्छी हैं, जो खराब कॉपियाँ हैं वो आप देखिए कि आपसे क्यों खराब है। तो इससे आप एक कम समय में ज़्यादा इनपुट गेन कर पाएंगे, है ना। दूसरों की कॉपियाँ देखिए, अपने बैचमेट्स की, अपने कलीग्स की, जिसकी जो भी बेहतर लिख रहा है ना। इसके अलावा आप आंसर राइटिंग में ये ध्यान रखिएगा कि बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए आपका। एक तरफा किसी भी चीज़, यदि ज़्यादातर ऐसे 10 मार्कर में ऐसा होता है कि आपको वहाँ पे मल्टीपल डायमेंशन देने होते हैं, तो आप वहाँ पे बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू रखिए और एक क्वेश्चन के सभी डायमेंशन को समझकर उसके अकॉर्डिंग लिखना चाहिए। भटकाव नहीं होना चाहिए। आप वही कंटेंट दीजिए जो पूछा गया है और उसके मैक्सिमम डायमेंशन को अच्छे से कवर कीजिए। इधर उधर की बातें लिखने से अच्छा पॉइंट टू पॉइंट बातें कीजिए। और इसके अलावा आप ये ध्यान रखिए कि आपकी जो कॉपी चेक करने वाले हैं, एक तो वो डिजिटल होने वाली है कंप्यूटर पे, दूसरा कि वो जो प्रोफेसर हैं वो एक उम्र दराज हैं, उनको चश्मा लगा हुआ है या उनका एक काफ़ी समय एकेडमिक्स में हो चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको कॉपी ऐसी बनानी है कि एग्जामिनर को उसको पढ़ने में मेहनत ना करना पड़े। जहाँ आपने उसको मेहनत करा दी वहाँ आपको वो नंबर कम कर देगा। तो आप चीज़ें अंडरलाइन कीजिए, कीवर्ड को, जो आईएमपी डाटा है उसको, आईएमपी डेट है उसको अंडरलाइन कीजिए। अच्छे पेन का यूज़ कीजिए, क्योंकि डिजिटल कॉपी है, स्कैन होने के बाद उसमें राइटिंग जो है श्रिंक होगी। यदि आपने मोटे पेन का यूज़ नहीं किया है तो वो और लाइट हो जाएगी, इसलिए अच्छे इंक का पेन का यूज़ कीजिए। बाकी मेरी और मेरे अन्य साथियों की कॉपी देखने हेतु हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ आके हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ हम सिलेक्टेड लोगों की कॉपियाँ दिखा सकते हैं आप लोगों को। इसके अलावा आप क्योंकि ओवरऑल इसमें टेम्परामेंट का बड़ा रोल है, मेंस की परीक्षा में आपका टेम्परामेंट आपकी आधी जीत सुनिश्चित कर देता है। यदि आप पहले से डरे हुए हैं तो आप मेंस में वही डरा हुआ परफॉर्म करेंगे, और यदि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अपनी काबिलियत को जानते हैं, तो आप मेंस में बेटर परफॉर्म करेंगे। तो चूँकि जो मुझे मेंस लिखने को मिले वो बहुत कम समय में लिखने को मिले। 22 के बाद जो 23 का मेंस हुआ, लगभग 40 दिन मेंस को दिए हैं। उसके बाद 23 के बाद 24 के मेंस में भी ऐसे ही कम समय में तैयार किया है। तो इसलिए टेम्परामेंट सबसे ज़रूरी हो जाता है। यदि आप एक सही स्ट्रेटजी और सही टेम्परामेंट से आगे काम करते हैं और सेल्फ टॉक करते हैं, सेल्फ टॉक से मेरा मतलब है कि आप अपनी कमजोरियों को, अच्छाइयों को बेहतर जान पाते हैं, तो और खुद की तैयारी पर भरोसा रखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मैंने किया है तो आप भी इसको आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे इन्हीं सब कारणों से पहली बार में अच्छी रैंक मिली है। तो केवल मतलब मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मेंस ही है जो आपको फाइनल लिस्ट में अंदर बाहर करेगा। इंटरव्यू हो सकता है कि आपकी रैंक ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन आप उस लिस्ट में होंगे कि नहीं ये मेंस ही डिसाइड करेगा। तो जितनी आप एनर्जी मेंस में लगा सकते हैं तो मुझे लगता है कि लगानी चाहिए। विश्वास मानिए कि जो 90 दिन होने वाले हैं आपके सबसे बेहतरीन दिन हो सकते हैं। थोड़ा कठिन होगा, रोना भी आएगा, लगेगा कि यार ये कैसे होगा, चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा और आप अपना नाम और रोल नंबर एक लिस्ट में देखेंगे तो आप इस सुनहरे सफ़र को हमेशा धन्यवाद कहेंगे। तो बस सही स्ट्रेटजी से काम कीजिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को। इसको और आगे रणनीति के संबंध में हम और भी सेशन करते रहेंगे। आपको लगता है कि कुछ स्पेसिफिक कवर किया जाना चाहिए तो प्लीज़ आप बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेंस को लेके हमारे आसपास सही स्ट्रेटजी की कमी है, जिससे हम सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं वो दूर करने की कोशिश आप भी करेंगे। तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए।